हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हमारा 11th-12th का पहला लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IIT JEE मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तुम लोगों का तो इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने पहले ही 2 वीडियो डाला है, ठीक है ना। अब मैं इस तरीके से वीडियो डालूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी रहता है समझने के लिए और मेरे लिए भी आसान रहता है। थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम बच जाता है, वरना मैं वीडियो ही डालता रह जाता हूँ पूरे दिन। ठीक है ना, ये जल्दी से हो जाता है। तो मेरा नाम है निखिल मित्तल। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्यार से NIK सर बुलाते हैं। ठीक है, मैंने बीटेक किया है NIT सूरत से। ठीक है, मैंने भी तैयारी की थी IIT JEE की। मैंने तैयारी की थी कोटा में। ठीक है, और मेरी भी IIT में सिलेक्शन हुआ था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। मेरी रैंक आई थी IIT में 9000 के लगभग आई थी, लेकिन मुझे ब्रांच अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे IIT में नहीं पढ़ा, मैंने NIT में पढ़ा। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। ठीक है, इसी के लिए थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स मेरी अच्छी है। मैं रेजोनेंस में पढ़ाया हूँ, ये सब तो मैंने मेरे बारे में बताया ही है। मैं 1 ईयर कोटा में पढ़ाया, मैं 5 इयर्स ठीक है, मैं 5 साल चंद्रपुर सेंटर का HOD था और मैं कोऑर्डिनेटर की तरह भी वहाँ पे काम करता था। मतलब IIT डिवीज़न में वहाँ का मतलब सब IIT डिवीज़न में जितने भी कोर्स प्लानर वगैरह DPPs वगैरह बनती थी वो सारे मैं बनाया करता था। तो देखो क्या रहता है कि हम जब तुम लोगों ने सबसे पहले तो तुम लोगों ने अगर मैथमेटिक्स लिया है तो ऑब्वियसली IIT JEE की तैयारी करो तो ऑब्वियसली तुम लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी होगी, इसी के लिए तुम लोगों ने इस साल मैथमेटिक्स लिया है, तो पढ़ना पसंद होगा। तो ये तो मैं मान के ही चल रहा हूँ कि सबको मैथमेटिक्स पसंद है। दूसरी बात क्या रहता है कि मैं पहले तुमको ये बता देता हूँ कि IIT JEE टफ क्यों है। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो IIT JEE में 2 पेपर्स होते हैं, या JEE में 2 पेपर्स होता है ऐसे बोलना चाहिए। एक होता है मेंस और दूसरा होता है एडवांस। इसको तुम स्क्रीनिंग की तरह समझ सकते हो, स्क्रीनिंग टाइप का। स्क्रीनिंग का मतलब क्या रहता है, तो स्क्रीनिंग का मतलब रहता है कि अगर ये क्लियर करोगे तभी ये एडवांस के लिए तुम एलिजिबल रहोगे। तुमको मेंस क्लियर करना पड़ेगा तभी तुम एडवांस का पेपर दे सकते हो। तो मेंस कितने लोग देते हैं, तो मेंस टोटल हर साल ऑलमोस्ट 12-13 लाख स्टूडेंट्स पेपर देते हैं। ठीक है, मेंस का पेपर 12 से 13 लाख बच्चे देते हैं। ठीक है, ये 12 से 13 लाख में मेंस को क्वालिफाई करते हैं। दैट इज एलिजिबल फॉर एडवांस। ठीक है, 2.5 लाख लोग ऑलमोस्ट एडवांस के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब ये मेंस का जो पेपर होता है, ये मेंस का पेपर होता है 360 मार्क्स का। अब तो कम हो गया है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, तो टोटल 25 क्वेश्चंस रहते हैं। केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस रहते हैं और मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चंस रहते हैं। 25 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस MCQs होते हैं, जो तुमने फाउंडेशन का पेपर दिया होगा तो शायद तुमने किया हो। ठीक है ना, 4 ऑप्शंस वाले, और ये सिंगल करेक्ट टाइप होता है, SCQ लिखेंगे। ठीक है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स मतलब इनकी वैल्यूज आती है। मतलब पेपर में तुमको OMR में भरना पड़ता है, OMR मिलता है। ठीक है ना, उसमें तुमको भरना पड़ेगा कि तुम्हारा आंसर, शायद इसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे, तुम्हारे आंसर्स आएंगे, इसमें कोई नंबर आएगा 65, 70, 65.87, तो तुमको वो वैल्यूज अपने पेपर में भरनी पड़ेगी। सेम यहाँ पे
सेम यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मिला के टोटल तुम्हारे 25 टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 marks, -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। हर गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स मिलता है। तुम लोगों को पता ही है 3 कैटेगरीज होती हैं, अभी तो अपने ऐसे समझ लेते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जनरल, ओबीसी, SC ST, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में अब क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, मैंने तुमको बोला 12 से 13 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो 2.5 लाख लोग सेलेक्ट होते हैं। तो 2.5 लाख लोग सेलेक्ट कौन से होते हैं, कितने नंबर्स आते हैं उनके, तो वो सेलेक्ट होते हैं। तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं तुमको बताता हूँ कि जनरल कैटेगरी वाला अगर 70 मार्क्स लाएगा तो ही क्वालिफाइज, ठीक है। ओबीसी वाला अगर 55 से 60 के बीच में मार्क्स लाएगा तो क्वालिफाइज, और अगर SC ST वाला 40 से 50 के बीच में मार्क्स लाएगा तो ही क्वालिफाइज, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है मेंस का। तो क्वालिफाई कर जाओगे तुम। क्वालिफाई किसके लिए कर जाओगे, एडवांस देने के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ये पेपर थोड़ा सा टफ होता है, इसके बारे में भी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो तुमको मेंस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, मेंस का पेपर कैसे होता है। अब जब हम मिलेंगे तो और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इतना ही बता रहा हूँ मेंस के बारे में, और इसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं एडवांस की तरफ बढ़ रहा हूँ, फिर मैं मैथमेटिक्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। समझ गए होगे ये बात। तो अब एडवांस के बारे में बात करते हैं। तुमको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, मेंस का पेपर क्वालिफाई करके एडवांस का पेपर देते हैं तो एडवांस का पेपर ज़रूर ज़्यादा टफ हुआ करता होगा, ठीक है। तभी मेंस क्वालिफाई करने के बाद एडवांस का पेपर होता है। अब एडवांस का पेपर का प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो एडवांस के पेपर में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पूछते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं पूछते। अब इसमें क्या है कि अपने को पता नहीं होता सबसे पहले तो कि कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है ना। ये 2 पेपर में होता है, ये होता है पेपर 1 एक, और एक दूसरे पेपर को बोलते हैं पेपर 2, ठीक है। नॉर्मली मैं टाइमिंग्स भी बता देता हूँ, ये 10 AM टू 1 PM, और ये 2 PM टू 5 PM होता है, सेम डे। मतलब एक ही दिन में तुमको सबसे पहले तो 6 घंटे का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे पता नहीं कि कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मार्क्स अननोन, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। कितने भी मार्क्स का पेपर बना देते हैं। जैसे मैंने जिस टाइम पे पेपर दिया था तो उस समय 480 मार्क्स का पेपर आया था, 480 मार्क्स का। पिछले साल कुछ 350 मार्क्स का, 360 मार्क्स का पेपर आया था। तो मार्क्स अननोन है। अब जो भी मार्क्स होगा उसका 1/3 होगा फिजिक्स के पास, 1/3 होगा केमिस्ट्री के पास, और 1/3 होगा मैथ्स के पास, ठीक है ना। अब एडवांस में क्या है, बहुत सारे टाइप्स के सवाल आते हैं। ये जो पेपर्स है, पेपर 1 और पेपर 2, इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें एक होता है सिंगल करेक्ट टाइप, सॉरी, सिंगल करेक्ट टाइप। दूसरा होता है मल्टीपल करेक्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें कॉम्प्रिहेंशन टाइप। नेक्स्ट होता है इसमें मैच द कॉलम, और होता है एजर्सन रीजन। इन सब की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एक और होता है इंटीजर टाइप। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मली ये पैटर्न देखा गया है, ये तो पूछते ही हैं हर पेपर में, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये भी 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी 4 ऑप्शंस होते हैं। मैच द कॉलम तुमने किया ही है, ये भी 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये इंटीजर टाइप है, इसका आंसर इंटीजर में आता है, वो तुमको समझ में आ गया होगा। सिंगल करेक्ट टाइप का मतलब है 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, ठीक है ना। 4 तरीके से तुम ABCD में से कोई भी एक आंसर निकाल सकते हो। मल्टीपल करेक्ट टाइप में क्या होता है, मल्टीपल करेक्ट टाइप में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, इसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है हमसे,
ठीक है। इसका आंसर ए भी हो सकता है, सिर्फ बी भी हो सकता है, सिर्फ सी भी हो सकता है, सिर्फ डी भी हो सकता है। इसका आंसर दो दो भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, बी डी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है। इसका आंसर तीन तीन भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, ए बी डी भी हो सकता है, बी सी डी भी हो सकता है, ए सी डी भी हो सकता है। और इसका आंसर चारों भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है। तो टोटल देखो इधर मार्क करने के चार ही तरीके थे, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तरीके हैं टोटल इसका आंसर मार्क करने के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें तुक्का नहीं मार सकते। दूसरी चीज, ये सारे क्वेश्चंस में +4 तो होता ही है, या प्लस जो भी होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग -2 तक जा सकती है, तो ये नेगेटिव की वजह से बहुत गलतियां होती है एक तो हमारी, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाएगा। एक मैच द कॉलम में गड़बड़ होती है, जैसे ए बी सी डी ये 4 इधर है और इधर पी क्यू आर एस ये कॉलम 2 है, लिख देता हूँ, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो तुम सोचोगे कि सर हम तो स्कूल में ऐसे करते थे कि ए का हो गया आर, बी का हो गया पी, सी का हो गया एस, तो डी का तो क्यू ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ का ऐसे आंसर ए का पी, बी का पी क्यू, सी का पी क्यू आर और डी का क्यू, ऐसे भी आंसर आ सकते हैं। मतलब एक के ए का पी क्यू आर एस भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सबका पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस सबका हो जाए। कैसी भी पॉसिबिलिटी है हो सकती है। तो इसलिए मैच द कॉलम हार्ड होता है। एडवर्सल रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इंटीजर टाइप थोड़ा सा मुझे तो आसान लगता है, ठीक है, क्योंकि सीधा सॉल्व करो, आंसर आ गया, मार्क कर दो, काम खत्म। तो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेपर नहीं हार्ड होता है, पेपर का पैटर्न हार्ड होता है। इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चन करने पड़ते हैं और अपने को 2 पेपर एक ही दिन में देना पड़ता है, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है ना। 3 टोटल 6 घंटे का पेपर तुमको एक ही दिन में देना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसकी हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई 6 घंटे बैठ के पेपर तो दे दें। नॉर्मली हमको इस टाइम पे सोने की आदत होती है, सब तुम लोग 2 से 5 बजे तक सोते ही होगे घर पे, अभी तो तुम लोग पूरा मजे मार रहे होगे। इस टाइम पे मेन तो सोने की आदत होती है। तो क्या होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो इस टाइम पे हमको फिर वहाँ पे भी नींद ही आती है। तो थोड़ा सा अपने को उस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात मेंस और एडवांस की। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं, केवी, पीवाई वगैरह वगैरह, वो सारे डिस्कस कर लेंगे जब क्लास में आएंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के बारे में बता देता हूँ। देखो क्या है कि मैथमेटिक्स को मैंने, है ना, जेई के मैथमेटिक्स को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला पार्ट है एल्जेब्रा, दूसरा पार्ट है ज्योमेट्री, तीसरा पार्ट है कैलकुलस, ठीक है। और मैं कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ जिनको मैं अलग से लिखता हूँ। डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, ठीक है, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। मैं इनको अलग से लिख रहा हूँ। क्या है कि इसके बारे में तो कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तुमको परसेंटेज वाइज वेटेज बता सकता हूँ कि किसका वेटेज कितना रहेगा। तो तुम जैसे सबसे पहले तो ये सुन लो कि कौन कौन सा चैप्टर रहता है। जैसे एल्जेब्रा की बात करूँ मैं, जैसे मैं एल्जेब्रा की बात करूँ तो पहले मैं एल्जेब्रा के सारे चैप्टर्स लिख देता हूँ। तो एल्जेब्रा के चैप्टर्स लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहला चैप्टर आएगा इसमें, ठीक है, सेट्स, रिलेशंस। सेकेंड चैप्टर आएगा फंक्शंस, ये मैं सबसे पहले मैं यही पढ़ाऊँगा। थर्ड आएगा लॉगरिथम, ठीक है। ये इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लॉगरिथम में इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, उसको भी मैं अलग से लिख देता हूँ। फिफ्थ चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको तुम एपी, जीपी वगैरह बोलते हो। सेवेंथ चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, ये भी तुमने पढ़ा है 10वीं में। एट्थ चैप्टर आएगा तुम्हारा, तुमने शायद ये चैप्टर भी पहले पढ़ा हो, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ये चैप्टर पढ़ा है तुमने, ये चैप्टर पढ़ा है तुमने, ये भी चैप्टर पढ़ा है तुमने, ठीक है। फिर मैं पढ़ाऊँगा तुम लोगों को मैथमेटिकल लॉजिक, ये 12th बोर्ड में भी है ये चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स,
नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा तुमको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा चैप्टर लगता है मुझे। नेक्स्ट चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सब ये अलजेब्रा के पार्ट है। नेक्स्ट चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा, चलो ये ठीक है, पहले हम अब कैलकुलस के भी चैप्टर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस में क्या क्या आएगा मैं लिखता हूँ। फंक्शंस वैसे कैलकुलस का ही पार्ट है, लेकिन उसको अलग से ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। कैलकुलस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिट, फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में भी तुमको सर पढ़ाएंगे ये सब, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ज्योमेट्री बचती है, तो ज्योमेट्री में तुमने पढ़ा ही है, ज्योमेट्री तुमने जितना ज्योमेट्री पढ़ा है स्कूल में उतनी ही ज्योमेट्री अपने यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा डिटेल में ज्योमेट्री नहीं पढ़नी होती है, तो ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे एकदम। जो भी कंसेप्ट तुमने पढ़े हैं, मैंने सर्कल का तुमको फाउंडेशन की शीट भी दी थी इसी के लिए कि तुम लोग रिवाइज कर लो ढंग से। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे सवाल आते हैं हर साल IIT में बहुत सारे। तो ये 5 चैप्टर्स हमको पढ़ना है ज्योमेट्री का, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है। कैलकुलस के ये चैप्टर्स हैं। अब ये चैप्टर क्या है, ये 2 चैप्टर मैंने एक साथ ये लिख दिया है। तुम अगर कुछ चैप्टर्स तो मेरे को याद भी नहीं होंगे, मैंने तो कुछ चैप्टर जैसे गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 चैप्टर तो यही हो गए। 24 25 26 चैप्टर्स तो यही हो गए। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लिख देता हूँ मैं। बाइनोमियल थ्योरम नाम का एक चैप्टर है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं तुमको, ठीक है। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। तुमको इतना काफ़ी है, इतना भी समझ लेंगे अभी के लिए तो सफिशिएंट है। ये टॉपिक्स हमको पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स में ये पार्ट है। अब क्या है कि तुमको मैं वेटेज वगैरह भी बता देता हूँ कि किसका क्या वेटेज रहता है। तो जैसे कि इसको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बोलते हैं 11th 12th की मैथमेटिक्स का, ये हमको 12th में पढ़ना है, ये पूरा 12th में आएगा। इसमें कुछ पार्ट हम 11th में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट 12th में पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ पार्ट 11th में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट 12th में पढ़ेंगे। तो ये कैलकुलस बोलते हैं कि मेजर टॉपिक है 11th के लिए। तो तुम ये समझ लो कि मेरे हिसाब से कि 33% तो पेपर में कैलकुलस ही रहता है, ठीक है ना। तुम अलजेब्रा समझ लो कि अलजेब्रा पेपर में ऑलमोस्ट 35% रहता है, और तुम्हारा ज्योमेट्री रहता है पेपर में अराउंड 20%, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा परसेंट होते हैं, ठीक है। अगर तुमको मैंने बोला कि कितने मार्क्स का पेपर होता है 360 मार्क्स का, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 70, ठीक है। तो तुम सोच लो तुमको 70 मार्क्स लाना है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, सॉरी, उसमें कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 70 में 70 तुमको समझ लो PCM मिला के लाना है। मैं इतना मार्क्स लाओगे तो ये तो बहुत ही बेकार मार्क्स है, सीधी बात बताता हूँ। मिनिमम हमको 200 क्रॉस करना है कैसे भी करके। तो मैं तुमसे 100 की भी अगर बात करूँ 100 मार्क्स की, तो तीनों मिला के लाने हैं। तो मतलब मैथ्स में समझ लो मुझे 40 मार्क्स लाना है, 40 मार्क्स लाना है। और पेपर कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा मैथ्स का पेपर, उसमें मेरे को 40 लाना है। तो तुम सोच के देख लो, तुम कोई भी एक अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ भी ढंग से पढ़ते नहीं है, कोई भी पार्ट ढंग से नहीं पढ़ते। तो अपने को तीनों ही अगर अच्छे से कर लिया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 33%, ये 35%, 20% तुम बोलोगे बचा कहाँ, बचे वाले पार्ट कहाँ गए, तो सर बचे वाले पार्ट यहाँ जो भी बचा है जोड़ लो, उसमें कितना हुआ है 68, 78, 88, 12% पेपर का ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, मैं जेई के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है इसमें। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि लॉकडाउन तो अभी पता नहीं कब ख़त्म होगा, कब तुम लोग एक्चुअल क्लास में आके बैठ के सब सारी चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरा चैप्टर 1 रहेगा सेट्स रिलेशंस, ठीक है। एक NCERT का भी चैप्टर 1 है
इसके बारे में मैं जब स्टार्ट करूँगा चैप्टर तब एक्सप्लेन करूँगा। मेरा चैप्टर 2 रहेगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ पूरे 2 साल। ठीक है, वो मैं लॉकडाउन के टाइम पे भी कंटिन्यू करूँगा, ग्रुप्स वगैरह में वैसे ही अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेरा चैप्टर रहेगा चैप्टर 1 सेट्स रिलेशंस एनसीईआरटी का, चैप्टर 2 रहेगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। इसको कुछ जगह फाउंडेशन बोल के पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 बोलूँगा इसको। मैं 2 बार फंडामेंटल पढ़ाता हूँ, एक बार मैं अभी पढ़ाऊँगा स्टार्टिंग में, और एक बार मैं तुम लोगों को दिसंबर और उस टाइम पे एक बार और फंडामेंटल्स पढ़ाऊँगा अलग से कुछ और। तो इसको कुछ लोग फाउंडेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा, तो इसमें मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ जो कवर करूँगा। इसमें मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगा तुमको इनइक्वालिटीज़, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड में पढ़ाऊँगा लॉगरिथम, बहुत सारे लोगों को लॉगरिथम आता होगा। ठीक है, इसमें अपने और भी एक चीज़ देखेंगे मॉडुलस फंक्शन। बस इसको ही देखने में अपने को बहुत समय लग जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहले 2 चैप्टर्स रहेंगे। चैप्टर 3 मिलेगा तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 3 रहेगा। तो अभी के लिए मैं 3 चैप्टर्स के बारे में ही बता रहा हूँ। पहला चैप्टर रहेगा सेट्स रिलेशन, दूसरा चैप्टर रहेगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1, इसको फाउंडेशन बोलेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एनसीईआरटी में। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हारा काम क्या क्या रहेगा, पॉइंट्स बनाओ, मेक नोट्स प्रॉपर्ली। जो भी मैं क्लास में जैसे भी लिखाऊंगा उसको एक अच्छी सी नोटबुक बना के सारे नोट्स को नोट करोगे। ठीक है, जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा, 2 साल का पूरा पढ़ा दूंगा तुमको, तो तुम्हारे पास कम से कम 8-9 नोटबुक रहेगी। ठीक है, अब तुम एक चीज़ सोच के देखो, तुम 8-9 नोटबुक के नोट्स रहेंगे, अगर वो ढंग से नहीं रहेंगे लिखे हुए तो तुम कुछ नहीं पढ़ने वाले। तो सबसे पहला काम रहेगा तुम मेक नोट्स प्रॉपर्ली, बाय नो बुक्स। कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा पूरे साल में एक किताब बोलता हूँ बस मैं खरीदने के लिए, वो खरीदना है। उस किताब का नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये बुक खरीदनी है, बस एक ही बुक खरीदनी है। वो भी अभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑनलाइन ही मिलती है, एडवांस्ड मैथमेटिक्स बाय विकास गुप्ता। ठीक है, बाय सॉल्यूशन बुक ऑल्सो। ठीक है, ये वाली बुक खरीदनी है तुमको, एडवांस मैथमेटिक्स बाय विकास गुप्ता। फ्लिपकार्ट पे नहीं तो अमेजोन पे तुमको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है ना, तुमको ये किताब खरीदनी है। और उसके अलावा एक भी किताब नहीं खरीदोगे, घर पे पड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी पापा को परेशान नहीं करोगे कि मुझे किताब खरीदनी है। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स देखने की सबकी ज़रूरत नहीं है, मेरी भी देखोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डीपीपीज शीट्स। ठीक है, डीपीपीज क्या होती है, तो डीपीपी को अपने बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है ना, मैं डेली के डेली तुमको डीपीपी सेंड करूंगा ग्रुप्स पे। अभी तो डीपीपी में टोटल 10 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, उसमें टाइम दिया रहता है, उसमें मार्क्स दिए रहते हैं, उसमें सारे टाइप के जो भी मैंने एडवांस में क्वेश्चंस जितने टाइप्स के बोले थे सारे टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये डेली प्रैक्टिस के टाइप का रहता है, तुमको डेली डेली डीपीपी सॉल्व करनी है। और इसके अलावा मैं दूंगा शीट। शीट में क्या रहता है, चैप्टर वाइज रहता है ये। तो जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सेट्स रिलेशंस, तो इसका एक शीट दूंगा मैं, तुमको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सब मैं दूंगा। ये शीट में ऑलमोस्ट उस चैप्टर के 300 to 500 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 300 से लेके 500 सवाल रहेंगे। 300 से लेके 500 सवाल तुम हर चैप्टर का सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आराम से जेई निकल जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जितना बोला जाए उतना भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है ना, मेरा हर बार का एक्सपीरियंस है। जैसे एक लड़का था पिछले साल, उसके 120 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता था उस समय, मेंस का बता रहा हूँ तुमको। तो 120 में 116 मार्क्स आए थे। यश गुप्ता नाम है उसका। अगर तुमने रेजॉक्सी का प्रॉस्पेक्टस देखा होगा तो उसमें उसकी फोटो भी है। ठीक है, उसको मैंने ही पढ़ाया है, उसका छोटा भाई अभी अपने यहाँ पढ़ भी रहा है। तो वो
कुछ नहीं करता था, जितना बोला जाए, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, कुछ भी नहीं, फालतू चीज़ें कुछ सॉल्व नहीं करता था, जितना बोला जाए सिर्फ बस उतना ही वो सॉल्व किया करता था। और इतना सॉल्व करके उसने 116 मार्क्स लाया वो। तो मुझे लगता है तुम भी सिर्फ बात सुन लोगे मेरी, जितना बोला जाए उतना सॉल्व कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। मेरी ही नहीं, तुम किसी की भी बात बस जितना बोला जाए उतना भी सॉल्व कर लोगे तो हो ही जाता है, ठीक है। मैं कुछ एकदम ही एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ, ठीक है। मैं टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ सकते हैं अपने बस। अब ये हो गए 300 to 500 क्वेश्चन रहते हैं। तो शीट में है ना, मैं ना 3 एक्सरसाइज बनाता हूँ, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 1 में इजी क्वेश्चंस रहते हैं, मीन्स लेवल। एक्सरसाइज 2 में हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं, एडवांस लेवल। एक्सरसाइज 3 में मीडियम क्वेश्चंस रहते हैं, ये रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें पुराने साल के क्वेश्चंस रहते हैं जो आईआईटी में आए हैं। तो ये 3 पार्ट में मैं तुमको हमेशा शीट दिया करूँगा, ठीक है। तो डाउट सेशन भी लगेगा, तुम लोगों को डाउट्स पूछना है, मैं डाउट्स की भी वीडियो बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने एकदम मस्त आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बता दी है तुम लोगों को, जो भी हम मैथमेटिक्स में करने वाले हैं, जो भी जैसे भी पढ़ने वाले हैं चीज़ें, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर होगी। शीट क्या है, डीपीपीस क्या है, और तुम्हारे लिए क्या पॉइंट्स है। तो ट्राई टू सॉल्व शीट एंड डीपीपी just after the lecture is over, ठीक है। मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग पेन से लिख देता हूँ, याद रखना इसको। ट्राई टू रीड NCERT 1 day बिफोर द लेक्चर। लेक्चर के एक दिन पहले तुम चैप्टर, ये सब बताने का मतलब क्या है, ये क्यों बताया मैंने कि सेट रिलेशंस पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा। अरे एक दिन पहले पढ़ के रखोगे, क्लास में अगर सुनोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो एक दिन पहले NCERT अगर पढ़ लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जेई यही फॉलो करता है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो NCERT के क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसलिए अपने इतने सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम NCERT भी पढ़ते हो तो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। और बस काफ़ी है ये पॉइंट्स, अगर तुम फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी तुमको IIT करने से रोक सकता है, ठीक है ना। आराम से तुम IIT में पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सफिशिएंट है। अब स्टार्ट करते हैं अपने पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर का नाम है सेट्स एंड रिलेशंस। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसको साथ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को सेट्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं तुमको रिलेशंस पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर का नाम है सेट्स, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या है कि ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर पढ़ाना चाहिए होता है 10th में। मैं जब 10th में था तो मैंने तो 10th में ही पढ़ लिया था ये चैप्टर, ICSE बोर्ड में था मैं, 10th में ही पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो सेट्स सबसे पहले तो क्या है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेंस ही बता रहा हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है कि मेंस में एक क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल रहता है, अगर तुम लोग ढंग से पढ़ लोगे ये चैप्टर तो तुम आराम से वो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एडवांस में नो और 1 क्वेश्चन हो सकता है, एक भी सवाल नहीं है, या हो सकता है एक सवाल है, ठीक है। आसान चैप्टर है इसलिए एडवांस कभी कभी नहीं पूछता है, एडवांस में नहीं पूछते ये चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मेंस और एडवांस में क्या इंपॉर्टेंस है तुमको समझ में आ गया। जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें अच्छे से नोटबुक में नोट करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, यार तुम लोगों ने है ना अगर ओलंपियाड्स वगैरह के पेपर दिए होंगे तो तुम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। ये सॉल्व हो गया, 100 पीपल्स है, इसमें से 60 चाय पीते हैं, 50 कॉफ़ी पीते हैं, 60 लोग चाय पीते हैं, 50 लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो ये डेटा करेक्ट है, डेटा इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो 60 लोग चाय पीते, 50 लोग कॉफ़ी पीते, लोग 100 थे, तो 60 और 50 मिलकर 110 हो गया है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो 110 हो गया, लोग तो 100 ही थे, तो ये तो गलत है डेटा। लेकिन ये डेटा गलत नहीं है, उसका कारण क्या है
कि 60 लोग बोला मैंने चाय पीते, 50 लोग कॉफ़ी पीते हैं। अरे तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ना, चाय वाले जो कॉफ़ी पीते हैं और कुछ लोग कॉफ़ी वाले जो चाय पीते हैं, मतलब ऐसे लोग होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते थे, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक बोथ। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको सेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया होगा, ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको दूसरे चैप्टर्स में इसको अप्लाई करना है। हमको कौन कौन से चैप्टर में अप्लाई करना है वो भी मैं बताता हूँ। तुमको अभी ध्यान होगा, मैंने लिखा था मैथमेटिकल लॉजिक। हम मैथमेटिकल लॉजिक में इसके कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके एक चैप्टर लिखा था मैंने, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इसके कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। हम प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर में इसके कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेट्स चैप्टर के कंसेप्ट्स भी बहुत सारे चैप्टर में अप्लाई होंगे और इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेट्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो सेट्स की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या है? तो सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। इसमें मैंने दो चीज़ें लिखी है। सबसे पहले तो मैंने लिखा है कलेक्शन और दूसरा लिखा है मैंने वेल डिफाइंड। ठीक है, तो क्या है डिफरेंस, क्या है मतलब, उसके एग्जाम्पल समझते हैं। मैथमेटिक्स में यह सारी चीज़ें एग्जाम्पल से ही समझ में आती है। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबसे पहले तो सेट क्या है? तो मैं पूछ रहा हूँ ये जो मैंने लिखा है ये सेट है क्या? तो मैं पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की है तुम भी अंडरलाइन करोगे। ये अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन किया। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। पहले तो क्या होना चाहिए? कलेक्शन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने लिखा है कलेक्शन है क्या? कलेक्शन तो है क्योंकि कलेक्शन लिखा है, कलेक्शन है इसके लिए। नेक्स्ट वेल डिफाइंड है क्या? तो वेल डिफाइंड होने के लिए, जैसे वेल डिफाइंड है कि नहीं कैसे पता करेंगे? तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट के मैं वॉवेल्स की बात करूँ तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स क्या होते हैं? E-E-I-O-U। तो मेरे हिसाब से सब, तुम जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो सबके लिए इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स A-E-I-O-U ही होते हैं और कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि मेरे लिए A-E-I-O-U है और किसी और के लिए PQRS है, सबके लिए A-E-I-O-U ही है। तो ये कलेक्शन तो है ही और वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड इसलिए है क्योंकि सारे लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन सेम है। तो A-E-I-O-U है इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स, देयरफॉर दिस इज अ सेट। तो मैं इसको टिक मार देता हूँ कि भाई ये सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम के अच्छे बैट्समैन के कलेक्शन है ये। ठीक है, तो ये सेट है क्या? तो सेट होने के लिए दो चीज़ें होनी पड़ती है, कलेक्शन और दूसरा वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन है क्या? हाँ, कलेक्शन तो लिखा है, इसका मतलब कलेक्शन है। वेल डिफाइंड है क्या? तो वेल डिफाइंड है क्या देखते हैं, गुड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब यार गुड की डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से सबके लिए चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा कि यार मुझे विराट कोहली पसंद है, विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है। कोई बोलेगा मुझे विराट कोहली नहीं पसंद है, रोहित शर्मा पसंद है, रोहित शर्मा बेटर बैट्समैन है। तो गुड की डेफिनेशन सबके लिए चेंज होगी। कोई बोलेगा मुझे युवराज सिंह पसंद है, कोई बोलेगा युवराज सिंह पसंद नहीं है। ठीक है, तो गुड की डेफिनेशन सबके लिए चेंज होती है, सबके हिसाब से गुड देखते हैं। तो ये सेट है क्या? ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, मान लो अपनी ही क्लास है, अपनी क्लास के जितने भी टॉल स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन। तो ये सेट है क्या? तो सबसे पहले कलेक्शन तो है, कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है क्या? तो वेल डिफाइंड है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो यार देखता हूँ मैं। टॉल, जैसे मान लो कि कोई तुम्हारी क्लास में कोई है 5 फीट का, तो उसको 5 फीट के ऊपर वाले लड़के 5.1 से लेके आगे वाले जो भी ऑनवर्ड्स है सब टॉल लगेंगे, और उसको 5 से नीचे वाले लेस देन 5 लिख देता हूँ। ठीक है, लेस देन 5 वाले क्या लगेंगे? शॉर्ट लगेंगे। और अगर कोई लड़का 4 फीट का ही है मान लो,
तो उसको 4 से बड़े वाले सब टॉल लगेंगे और 4 से छोटे वाले सब शॉर्ट लगेंगे। तो देखो ना, टॉल की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। 5 फीट वाले को 5.1 वाला भी टॉल लगेगा और 4.9 वाला शॉर्ट लगेगा, और 4 फीट वाले को 4.9 वाला टॉल लगेगा, ठीक है, और 4 से छोटा वाला शॉर्ट लगेगा। तो टॉल की डेफिनेशन सबके लिए चेंज होगी। तो ये कलेक्शन है क्या, ये सेट है क्या? ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी तुमको समझ में आ गई होगी कि सेट कैसे देखना है, कोई भी चीज़ सेट है कि नहीं है। कलेक्शन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन तो सब थे ही, वेल डिफाइंड थे क्या? नहीं थे। नेक्स्ट लिख तो एक एग्जांपल तुम लोग खुद सोच के बताओ। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो ये सेट है क्या? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर यार मेरे हिसाब से तो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तुम्हारे भी यही होंगे 10 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये कलेक्शन है क्या? तो कलेक्शन तो लिखा ही है, तो कलेक्शन तो होगा ही। वेल डिफाइंड है क्या? हाँ, तो सबके लिए तो यही होते हैं, तो ये सेट है, ठीक है। मैं देखो कैसे टिक मार रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। अभी वीडियो पॉज कर देना, जैसे सवाल लिखूंगा और खुद आंसर करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन सुनना। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 8। तो 8 से छोटे प्राइम नंबर, तो 8 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7। मेरे लिए तो ये है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए भी शायद यही होंगे। तो ये सेट है क्या? ये सेट है। कलेक्शन ऑफ गुड नॉवेल्स पब्लिश्ड इन 2019, ठीक है ना। सारे गुड नॉवेल्स जो 2019 में पब्लिश हुए हैं। तो कलेक्शन है क्या? तो हाँ, कलेक्शन तो है, क्योंकि लिख के ही है कलेक्शन। गुड वेल डिफाइंड है क्या? तो वेल डिफाइंड यार, अब देखो गुड की डेफिनेशन सबके लिए चेंज होती है। नॉवेल्स, गुड नॉवेल्स। अब तुम एक चीज सोच के देखो कि किसी को कोई टाइप के नॉवेल्स पसंद होंगे, किसी को दूसरे टाइप के नॉवेल्स पसंद होंगे, तो गुड की डेफिनेशन सबके लिए हो जाएगी चेंज इस केस में। तो ये वेल डिफाइंड है क्या? वेल डिफाइंड नहीं है। लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो एक तो यार 2 है, 2 देखो प्राइम भी है और इवन भी है। उसके आगे के कोई भी नंबर लोगे 4 6 8, तो वो सारे नंबर इवन है, तो 2 से तो डिविजिबल हो ही जाएंगे, और अगर 2 से डिविजिबल हो गए तो प्राइम तो रहे नहीं वो। तो इवन प्राइम नंबर एक ही है, कौन सा? 2, और कोई नहीं है। मैं तुम बता दो और कुछ है तो मेरे हिसाब से सबके आंसर में 2 ही आएगा सिर्फ। तो ये कलेक्शन है, क्योंकि लिखा है। वेल डिफाइंड है क्या? हाँ, वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबके लिए एक ही डेफिनेशन है, दैट इज 2। ये सेट है। समझ में आ गया होगा कौन सा सेट होता है और कौन सा सेट नहीं होता है। तो ये तो तुम्हारा हो गया सेट की डेफिनेशन। देखो 2-3 चीज़ यहाँ पे सुन लो, ये लिखना मत जो भी मैं लिखूंगा अभी। सबसे पहले तो मैंने लिखा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट का एग्जांपल लिया था। नंबर्स हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, जगह के नाम हो सकते हैं, स्टेट्स के नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। साइंस हो सकते हैं, ये सब तुमने साइंस पढ़े होंगे, स्टार ओमेगा वगैरह, ये सब साइंस हो सकते हैं। फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, सब हो सकता है। तो हम मैं लिख देता हूँ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स, जोड़ लेना वहाँ पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स और एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, उनको मेंबर्स भी बोलते हैं कुछ लोग, उसको कुछ लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बुक्स में लिखे रहते हैं, तुम देख लेना। कुछ लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, कुछ लोग मेंबर्स बोलते हैं, कुछ लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दूसरी चीज़ देखो, हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना, कोई भी नई मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स हम कैसे पढ़ते हैं सुनना ध्यान से। जब तुम लोग स्कूल में गए थे पहली बार, मतलब हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, उसको 4 स्टेजेस में करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जब तुम स्कूल में गए थे तो तुमको तुम्हारे स्कूल में मैडम ने ना गिनती करनी सिखाई होगी कि ये 1 है, ये 1, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5, ठीक है। तो ये गिनती करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको स्कूल में सिखाते हैं काउंटिंग।
काउंटिंग मतलब हमको बताते हैं कि 1 2 3 4 होता क्या है, मतलब हमको डेफिनेशन सिखाते हैं, ठीक है। फिर हमको रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं। रिप्रेजेंट मतलब क्या कि 1 कैसे लिखते हैं, तो तुमको स्कूल में याद होगा जब तुमको बोलते थे 1, मैडम तुम लोगों को ये बोर्ड पे जो भी तुम लोग घर पे जो बोर्ड यूज करते थे उसमें ऐसे 1 लिख के देते होंगे मम्मी पापा और बोलते होंगे इसमें हाथ चलाओ, तो बार बार अपने 1 चलाते रहते होंगे। तो 1 चलाते चलाते अपने को 1 लिखना आता है, फिर 2 चलाते, फिर 3 लिख चलाते, फिर 4 चलाते, ऐसे सारे नंबर सीखते अपने। बाद में अपने को उसका ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब सिखाया था, ठीक है। और आज जब तुम यहाँ पे पहुंच गए हो या फिर तुम 6-7 में थे तो वर्ड्स प्रॉब्लम, कैलकुलस, ठीक है ना, एप्लीकेशन पढ़ाते हैं कि कहाँ लगाना है। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 150 रुपये दिए, तो तुम्हारे पास कितने हुए, तो 250 रुपये हुए। तो ये 4 स्टेजेस में अपने सारी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने काउंटिंग दैट इज डेफिनेशन पढ़ाई कि सेट होता क्या है। ये रहा सेट, ये होता है कि कलेक्शन होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो कलेक्शन है और वेल डिफाइंड है उसी को मैं सेट बोलूँगा। तो पहले मैंने डेफिनेशन पढ़ाई। सेकंड में क्या पढ़ाऊंगा, रिप्रेजेंट, कि सेट को लिखना कैसे, सेट को लिखते कैसे, सेट दिखता कैसे, वो मैं पढ़ाऊंगा। तीसरा मैं पढ़ाऊंगा उसको जोड़ना, सेट को भी जोड़ेंगे, सेट को भी घटाएंगे, सेट को भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं अपने एलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो सेट में क्या होता है, जोड़ना घटाना, वो पढ़ाऊंगा मैं। और फिर सेट का एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। तो सारी मैथमेटिक्स हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं, काउंटिंग, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, एलजेब्रा और एप्लीकेशन, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला पार्ट रहता है डेफिनेशन, दूसरा पार्ट रहता है रिप्रेजेंटेशन, तीसरा पार्ट रहता है एलजेब्रा और चौथा पार्ट रहता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में हम पूरी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। पूरी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो सेट भी इसी 4 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो तुम लोगों को सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेट की डेफिनेशन क्या है उसमें अंडरलाइन कर लेना, और कलेक्शन और वेल डिफाइंड। मैं एक पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। A set is represented using capital alphabets, ठीक है ना। सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है मैं बता रहा हूँ तुमको, ABCD एंड सो ऑन, ठीक है। और नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट is represented using small alphabets, ठीक है, ABCD एंड सो ऑन। इन दोनों का मतलब बता रहा हूँ। हम सेट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है ये मैं समझाता हूँ तुमको, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद 2 पॉइंट्स और देखते हैं। इफ A is an element of A, then we say A belongs to A, which is represented as ठीक है, पहले लिख देता हूँ। इफ A is not an element of A, then we say A does not belongs to A, which is represented as ठीक है। सुनो ध्यान से, सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल से समझाऊंगा। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कैपिटल ए के अंदर स्मॉल ए है, ये सेट है, उसका ये एलिमेंट है, तो हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू, मैथमेटिकल टर्म है। और ये बिलोंग्स टू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो इसका मतलब है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अरे ये और कुछ नहीं है, तुम लोगों ने देयरफॉर का साइन पढ़ा है ना,
इसको बोलते हैं देयरफॉर, तो वैसे इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर ए का एलिमेंट है तो हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। और अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो हम बोलते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए है सॉरी, ठीक है, और विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब जैसे सुनो ध्यान से, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, जो भी वैलिड हो वहाँ पे वो तुम इंसर्ट करना। ठीक है, सुनो सवाल क्या है कि एक सेट है कैपिटल ई। ठीक है, देखो मैंने सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। एनसीईआरटी बोलता है कि सेट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना। अब सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ए बी सी डी 1 2 3 स्टार पाई। ठीक है, और लिख देता हूँ कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दो, क्या लिखूँ, ओमेगा लिख देता हूँ। ठीक है, ये सब लिख दिया मैंने, ये ए बी सी डी है स्मॉल। मैं बोलूँगा कि इंसर्ट करना है अपने को वो साइन बिलोंग्स टू का या डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मैं लिख दिया बी डैश डैश ए कैपिटल ए, सेकेंड 2 डैश डैश कैपिटल ए, थर्ड देख लेना ध्यान से 5 डैश डैश कैपिटल ए। ये सारे पॉइंट्स तुमको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं। 4 7 डैश डैश कैपिटल ए, 5th 5 डैश डैश कैपिटल ए, 6th 22/7 डैश डैश कैपिटल ए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बी यहाँ पे ये साइन आएगा, ये साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा। तो सबसे पहले तुम देख लो, सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते, तो हमने कैपिटल अल्फाबेट से सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। एलिमेंट्स, ये सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स ए बी सी डी 1 2 3 5, इसको कौन सा टाइप बोलते बताऊंगा मैं अभी। ये अंदर के एलिमेंट्स उसके ए बी सी डी, सेट के अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, 1 2 3 स्टार पाई ओमेगा, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले बी डैश ए, मतलब बी ए को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर बी ए के अंदर है तो हम बोलेंगे बिलोंग करता है, नहीं है तो बोलेंगे नहीं बिलोंग करता है। तो जैसे बी ए के अंदर है क्या, हाँ तो बी है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे बी बिलोंग्स टू है। 2 है क्या, हाँ है, 2 बिलोंग्स टू है। 5 लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो हम बोलेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू है। 7 नहीं है, हम बोलेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू है। पाई है क्या, हाँ है, तो पाई बिलोंग्स टू है। 22/7 है क्या, नहीं है, तो तुम बोलोगे सर पाई भी तो 22/7 होता है, तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। याद रखना, ये पाई को हम अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं, वो 22/7 के इक्वल आता है, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है। ठीक है ना, पाई 22/7 के इक्वल होता नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 के आसपास होती है, पाई 22/7 नहीं होता है। तो 22/7 उसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो हम बोलेंगे 22/7 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही लगता हूँ। वीडियो अच्छे खासे टाइम का बन गया, 50 मिनट का बन गया, उससे ज़्यादा यार अपलोड नहीं होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तुम्हारा काम बस इतना सा रहेगा कि तुम लोग पूरा अच्छा नोट्स बना लो, और नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं शीट भी भेज दूंगा, डीपीपी भी भेज दूंगा, तुम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए काफ़ी, थैंक यू।